2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा परिवार वर्सेस परिवारवाद होने वाला है। मैं हूं मोदी का परिवार। एक और नरेंद्र मोदी भारत के लोगों को अपना परिवार डिक्लेयर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग परिवारवाद को अपना हक बता रहे हैं। There are also people who did happen to have a father or a grandmother or a great grandfather in politics. They do exist. There's not much I can do about it. तो ऐसे में ये जानना आवश्यक हो जाता है कि क्या पॉलिटिक्स में परिवारवाद का ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है भी, या बस ताली बजाकर धमाका कहा जा रहा है। परिवार को बचाओ, पार्टी बचे या न बचे, परिवार को बचाओ, देश बचे या न बचे। चलिए जानते हैं राजनीति में परिवारवाद एक देश को कैसे बर्बाद कर देता है। What does Amit Shah's son do? Is that dynasties are a thing of the past. ये परिवार ही पार्टी चलाता है, पार्टी चलाता है। भारत में बस थोड़े ही समय में चुनाव है और चुनावों के मध्य एक दूसरे के ऊपर घटिया टिप्पणियां ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। 2014 में ऐसी टिप्पणियां करने वाले मणिशंकर अय्यर थे। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। और मणिशंकर अय्यर की इन टिप्पणियों के बाद भाजपा ने चाय पर चर्चा का कार्यक्रम प्रारंभ किया और जो सफल रहा। फिर 2019 में मणिशंकर अय्यर के बाद कमान संभाली राहुल गांधी ने। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। और राहुल गांधी के इन बयानों के उपरांत देश में मैं भी चौकीदार की लहर उठी और भाजपा का यह अभियान भी प्रचंड रूप से सफल हो गया। फिर अब 2024 में लालू प्रसाद यादव आ गए हैं। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। लालू प्रसाद यादव के इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है और मोदी ने स्वयं के ऊपर हुए इस निजी नकारात्मक आक्रमण को अपने लिए सकारात्मकता में बदल दिया है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। मोदी को फॉलो करने वाले लोग हों या भाजपा के कार्यकर्ता हों, सभी ने मोदी का परिवार अपने अपने ट्विटर हैंडल्स में या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट्स में लगा दिया है। मोदी का परिवार शब्द ऐड कर लिया है, स्वतः स्फूर्त और उस भाव से प्रेरित होकर। और इस सब के बाद आज हर स्थान पर मात्र एक ही बात की चर्चा है और वो है मोदी के परिवार की। अखिलेश ने कुछ इस प्रकार से कटाक्ष किया इस पूरे मुद्दे पर। वहीं तंज राहुल गांधी ने भी मार दिया। फैक्ट चेकर पत्रकारों को ट्रोल करते हुए दिखे और कुछ पत्रकार अजीब अजीब हरकतें करते दिखे और हर एक चैनल मात्र इसी मुद्दे पर अपनी बात रखते दिखा। A convicted criminal with no less than 9 children out on bail for health reasons is taunting the Indian Prime Minister saying Modi has no family. If this does not prove that India is a dictatorship, frankly I don't know what else does. या फिर मुद्दे पर डिबेट करते दिखा। चौकीदार चोर है वाला मोमेंट दोबारा इंडिया ने एक प्लेटर पे दिया है बीजेपी को। और इस कैंपेन के अंडर भाजपा कुछ इस प्रकार की वीडियोस को शेयर करती दिखी। रहने वाले बिहार के रहने वाले हम यादव हैं, लेकिन हम मोदी जी का गुणगान करते हैं, हमारे घर बनवाया। लेकिन एक बात ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ऑलमोस्ट हर कोई मिस कर रहा है वो ये है कि 2023 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से मोदी जी ने एक स्पीच दी थी और वो स्पीच हर बार की स्पीचेस से कुछ अलग थी, क्योंकि हर बार मोदी जी देश के लोगों को संबोधित करने के लिए मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, मित्रों, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते थे। लेकिन 2023 में कुछ और था। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन। 2023 में प्रकाशित हुई स्पीच का थंबनेल तक मेरे प्यारे परिवारजनों ही था और तब से अब तक दर्जनों भाषणों में देश के लोगों के लिए मोदी जी ने परिवारजनों शब्द का प्रयोग किया है। और आज लालू जी बिना कुछ सोचे समझे इस ट्रैप में फंस चुके हैं और सीधे मोदी जी के परिवार के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बीजेपी की तैयारी किस स्तर की है और विपक्ष की तैयारी किस स्तर की है। और लालू जी का ये बयान है ना, ये यूं ही नहीं आया है। लालू जी की स्पीच से मात्र एक दिन पहले मोदी जी ने परिवारवाद को अपने भाषण का हिस्सा बनाया, उसको जमकर कोसा। थोड़ी लंबी स्पीच है पर मोदी जी विपक्ष को कैसे फंसा रहे हैं इसमें वो दिखाई देगा। साथियों,
एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मोदी जी की स्पीच के अगले ही दिन लालू प्रसाद यादव परिवारवाद के विषय पर बोल गए और मोदी जी ने जो कैंपेन के बीच 2023 में लाल किले से बोए थे, अब उसकी फसल काट रहे हैं। अब ये चुनाव परिवार अर्थात देश के लोग बनाम परिवारवाद की ओर जाता दिख रहा है और ऐसे में कंपैरिजन्स होंगे कि मोदी का परिवार क्या करता है और बाकी पॉलिटिशियंस के परिवार क्या कर रहे हैं। 2017 के इस आर्टिकल के अनुसार मोदी जी के पिताजी दामोदर मोदी वो एक साधारण चाय विक्रेता थे और उनकी माता एक गृहिणी थी। दामोदर मोदी के 6 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़े बेटे सोम भाई जो कि एक वृद्धाश्रम चलाते हैं। दूसरे भाई अमृत भाई मोदी वो एक निजी कंपनी में फिटर की जॉब करते थे और 2005 में उनकी सैलरी मात्र 10,000 रुपए थी। अब अमृत भाई रिटायर हो चुके हैं। उनका एक बेटा है संजय नाम का, जो बहुत छोटा सा बिजनेस चलाता है। 2016 में संजय ने ना एक इंटरव्यू दिया था। उस समय संजय 47 वर्ष के थे और उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार का ना एक सपना है हवाई जहाज में बैठने का। मोदी जी का एक भाई ठेला लगाता है, जिससे वो मात्र 3-4 हजार रुपए मासिक आजीविका कमाता है और दूसरा भाई 6,000 की नौकरी पेट्रोल पंप पर करता है और एक भाई गौशाला में काम करता है। अब मोदी जी के इस परिवार की जानकारी को गांधी, यादव, अब्दुल्ला, पटनायक, सोरेन, स्टालिन या किसी भी अन्य राजनीतिक परिवार से तुलना कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा मुद्दा विपक्ष ने मोदी जी को दे दिया है। पर मुद्दे से आगे निकलकर इस परिवारवादी राजनीति ने भारत के साथ क्या किया है, वो आगे देखते हैं। देखिए, जब राजनीति में परिवारवाद को उस स्तर पर जाकर बचाया जाए जिस स्तर पर जाकर लालू यादव बचा रहे हैं, तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि कैसे राजनीतिक परिवारवाद भारत का सबसे बड़ा शत्रु रहा है और इसके लिए चीन का उदाहरण देखना चाहिए। 1976 तक चीन चेयरमैन माओ द्वारा सेट की गई चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसीज पर चलता रहा। क्या परिणाम रहा इन पॉलिसीज का, एक उदाहरण से देखते हैं। 1958 से 1962 तक चेयरमैन माओ ने एक प्रोग्राम चलाया चीन के भीतर, जिसे अंग्रेजी में ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है। और इस प्रोग्राम में बनाई गई पॉलिसीज ऐसी थी जिनसे पूरे चीन में भूखमरी और अकाल की स्थिति आ गई और एक अनुमान के अनुसार लगभग 3 करोड़ लोग भूख से मर गए और लगभग इतने ही बच्चों ने जन्म के समय अपना जीवन खो दिया। इसके अलावा 1966 से 1976 तक चीन में एक कल्चरल रेवोल्यूशन चला, जिसका मुख्य उद्देश्य था चीन से पूंजीवाद या अन्य किसी प्रकार की पारंपरिक सोच को नष्ट कर देना। इसके कारण भी चीन में राजनीतिक उत्पात मचा और इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई। सरल शब्दों में माओ के जीवन काल में चीन एक फेल्ड इकोनॉमी था और यदि जीडीपी के टर्म्स में बात करें तो 1980 तक भारत और चीन लगभग बराबर थे। पर माओ की मृत्यु के पश्चात तंग शाओपिंग ने चीन की इकोनॉमिक पॉलिसीज का कायापलट ही कर दिया। 1978 में ओपन डोर पॉलिसीज अनाउंस की गई, जिसके कारण विदेशी कंपनीज के लिए चीन के दरवाजे खुल गए। 1980 में चीन के लिए लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किए गए और उन्हें अचीव करने के लिए रोड मैप्स बनाए गए, जिनमें से एक टारगेट था चीन की जीडीपी को सन 2000 तक 4 गुना करना। आज चीन एक बड़ी शक्ति के रूप में यदि आपको दिखता है तो उसके पीछे तंग शाओपिंग के रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा हाथ है। पर मुख्य बात यहां पर यह है कि चीन के एक लीडर की खराब इकोनॉमिक पॉलिसीज को दूसरे लीडर ने आकर अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज से रिप्लेस कर दिया, परंतु भारत में यह संभव नहीं हो पाया राजनीति में परिवारवाद के कारण। इकोनॉमी के उदाहरण से ही समझते हैं। स्वाधीनता के पश्चात भारत ने कमांड इकोनॉमी को चुना था, जिसका अर्थ होता है कि केंद्र सरकार सारी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण में रखेगी ताकि सामाजिक कल्याण किया जा सके। यह बेसिकली पूंजीवाद और साम्यवाद का एक मिला जुला मॉडल होता है, जिसके अनुसार मिलिट्री, परमाणु ऊर्जा और रेलवे जैसे बहुत से कार्य केवल भारत सरकार देखेगी। जो प्राइवेट बिजनेस पहले से चलते आए थे उन्हें चलने दिया जाएगा, परंतु किसी भी महत्व के सेक्टर में बिना सरकारी आदेश के कोई भी प्राइवेट प्लेयर नहीं घुस सकता, जैसे कि कोयला खनन, स्टील उत्पादन, वायुयान या शिप मैन्युफैक्चरिंग या दूर संचार जैसे क्षेत्र। सरल शब्दों में जियो, एयरटेल, अडानी जैसी कंपनियां नहीं खुल सकती थी और इस सिस्टम ने भारत को बर्बाद कर दिया। 1947 से
1995 तक भारत की ग्रोथ रेट 1 से 4% के मध्य ही रही थी। यह उस देश में हुआ था जो इतना गरीब था कि थोड़े से परिश्रम से भी 8 से 10% की ग्रोथ सरलता से दिखाई जा सकती थी। क्या भारत के लोग ग्रोथ नहीं चाहते थे? जी नहीं, कारण कुछ अलग थे। एक्चुअली ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो नेहरू जी के समय बनाई गई थी, जिनके अनुसार प्रॉफिट एक गंदा शब्द था और उनकी सोशलिज्म की पॉलिसीज के विरुद्ध जा रहा था। नेहरू जी के पश्चात इंदिरा जी आई और उन्होंने भी सेम पॉलिसीज को चालू रखा और राजीव गांधी ने भी। इसका परिणाम क्या हुआ? 1960 में नेहरू जी के समय भारत की गरीबी दर 59% थी। 1981 यानी 26 वर्ष के बाद भी भारत के 60% लोग गरीब ही थे, यानी भारत में एक प्रकार से गरीबी बढ़ रही थी और इस मध्य दुनिया से एड मांगकर पूरा देश चलाया जा रहा था। 1991 तक भारत डिफॉल्ट होने की स्थिति में आ चुका था। भारत में कोई तंग शाओपिंग नहीं आया, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति के कारण जो पॉलिसीज नेहरू ने चलाई थी वही इंदिरा ने चलाई और वही राजीव ने। अपने बाप दादा की बनाई पॉलिसीज को चेंज करना एक प्रकार से उस पॉलिसी और उस राजनीति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है और इसी कारण केवल कॉस्मेटिक चेंजेस हुए। जैसे ही पीवी नरसिम्हा राव आए, भारत में पॉलिसीज चेंज हो गई और भारत की गरीबी भी कम होने लगी। आज भारत से एक्सट्रीम पॉवर्टी समाप्त हो चुकी है। सरल शब्दों में परिवारवाद ने भारत को गरीबी हटाओ के नारों के मध्य गरीब रखा था, पर परिवारवाद केवल गरीबी नहीं देता, यहाँ से तुष्टीकरण भी जन्म लेती है। परिवारवाद के जीवित रहने का सबसे बड़ा कारण यदि कुछ है तो वो है तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक का पॉलिटिक्स। इसे समझने के लिए ना कुछ उदाहरण देखने चाहिए। भारत के पहले चुनावों से ही ना वोट बैंक्स बनने शुरू हो गए थे। 1951 में चुनावों के समय अंबेडकर जी ने नेहरू जी के लिए कहा था कि नेहरू जी मुस्लिम समाज को अपीज कर रहे हैं, और यह सच भी था, क्योंकि केवल मुस्लिम कैंडिडेट्स के केस में नेहरू जी उसका कम्युनल पास्ट नहीं देख रहे थे, यहाँ तक कि 2 नेशन थियरी और पाकिस्तान बनने के लिए लड़ने वालों को भी टिकट्स दिए जा रहे थे। एम.एन. श्रीनिवासन जो कि सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1955 में एक रिसर्च की और इसी राजनीति के लिए उन्होंने उस रिसर्च में एक टर्म का यूज किया जिसे आज आप वोट बैंक के नाम से जानते हैं। उस समय ये वोट बैंक जो था वो कास्ट बेस्ड था, जो समय के साथ साथ अलग अलग स्वरूप लेता गया। अब इस राजनीति से कांग्रेस को बहुत सारे वोट मिले और तुष्टीकरण के रूप में नेहरू जी ने मुस्लिम समाज को वक्फ वोट दे दिया, इंदिरा जी ने मुस्लिम समाज को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट दे दिया और राजीव जी ने तो इसी अपीजमेंट को इतना बढ़ा दिया कि उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर तक को पलट दिया। यदि सरल शब्दों में कहें तो जिस जातीय समीकरण और मुस्लिम तुष्टीकरण से नेहरू जी के समय वोट बैंक क्रिएट हुए, एग्जैक्टली उसी तुष्टीकरण को इंदिरा जी के समय और राजीव जी के समय भी आगे बढ़ाया गया। और इस सब के बाद भारत की नसों में वोट बैंक पॉलिटिक्स घुस चुकी थी और इसी वोट बैंक पॉलिटिक्स से राजनीति में परिवारवाद जीवित रहा। इसके बाद कदाचित कोई ही ऐसा राजनीतिक परिवार रहा हो जिसने अपना वोट बैंक ना बनाया हो। गुजरात में यदि देख लें तो कांग्रेस से सोलंकी परिवार, उन्होंने खाम KHAM का फॉर्मूला दिया जिसमें कोली क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान, इन सभी को इन्होंने अपीज किया। फिर हरियाणा उत्तर प्रदेश में अजगर यानी अहीर, जाट, गुज्जर और राजपूत, इनके तुष्टीकरण की राजनीति प्रारंभ हुई और इस पॉलिटिक्स को चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह ये आगे लेकर गए। तमिलनाडु में द्रविडियन राजनीति आने के बाद एंटी ब्राह्मण राजनीति आरंभ हुई, जिसमें 20 लाख ब्राह्मणों को तमिलनाडु से पलायन करना पड़ा। पीढ़ी दर पीढ़ी यही नैरेटिव वहां की राजनीति में आता गया। मुलायम सिंह यादव ने मुस्लिम यादव का गेम खेला। एक वर्ग के तुष्टीकरण के लिए राम भक्तों पर गोली चलवाना हो या मात्र राम भक्ति के लिए लोगों को जेल में डालना हो और उसके बाद इसके बारे में ब्रैगिंग करनी हो, यह सब मुलायम सिंह यादव ने किया है। जिन्होंने कानून तोड़ा और मस्जिद गिराने की कोशिश की, उनके खिलाफ कार्रवाई की और इस गेम को अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, आबादी में देश में सबसे ज्यादा मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में लोग हैं और उनको इग्नोर किए कोई काम नहीं किया जा सकता। और यही गेम लालू यादव ने बिहार में खेला, जिस पर अब लालू परिवार आगे चल रहा है। तो यदि सरल शब्दों में कहें तो एक पॉलिटिशियन अपीजमेंट के माध्यम से वोट बैंक को जन्म देता है और यही अपीजमेंट जब पीढ़ी दर पीढ़ी होने लगता है तो परिवारवाद को जन्म देता है। विकास की राजनीति में परिवारवाद का आना इसलिए मुश्किल होता है। पर परिवारवाद राजनीति में कितना विषैला हो सकता है, क्या इसे किसी रिसर्च पेपर के माध्यम से जाना जा सकता है? वो आगे देखते हैं।
देखिए, राजनीति में परिवारवाद कितना खतरनाक है उसे अभी तक हमने कुछ केसेस के माध्यम से समझा है। अब इस खतरे को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट के माध्यम से माइक्रो लेवल पर समझने का प्रयास करते हैं। 2018 में डायनेस्टी पॉलिटिक्स पर प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट के अनुसार देश में 10% एमपी ऐसे थे जिनके पिताजी भी एमपी थे और देश में 35% गांव ऐसे थे जिन्हें 1947 से अब तक किसी राजनीतिक परिवार ने रिप्रेजेंट किया था। भारत के 14 में से 12 प्रधानमंत्रियों ने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट की थी और लगभग 33% पार्टी लीडर्स और चीफ मिनिस्टर्स परिवारवाद के कारण ही बने थे। इसी रिपोर्ट के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति 5 बार उस व्यवसाय को चुनेगा जिसमें उसके पिता हैं, पर एक राजनेता का बेटा 110 बार उस व्यवसाय को चुनेगा जिसमें उसके पिता हैं। आगे यही रिपोर्ट कहती है कि जिन गांवों में परिवारवाद का राज रहा वहां के लोगों के पास कम साधन थे। ऐसे गांवों में कम चांसेस थे कि लोग पक्के मकानों में रह रहे हों या फिर उनके पास फ्रिज, मोबाइल या फिर फोन या फिर दोपहिया वाहन जैसी सामान्य सुविधाएं हों, और ऐसे गांवों में लोगों की आमदनी भी कम मिली। 1919 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और 2019 वो 100वां वर्ष था जब भी उसी परिवार के राहुल गांधी उस गद्दी पर थे। इनफैक्ट 1998 से 2022 तक केवल सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। आगे इसी रिपोर्ट के अनुसार परिवारवाद की चपेट में आए गांवों में कम चांस होंगे कि प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल होगा। वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर के चांसेस भी कम होंगे और साफ पानी, ड्रेनेज और गार्बेज कलेक्शन सिस्टम भी वहां पर नहीं होगा। और ये डेटा वैश्विक स्तर पर ही ऐसा है। फिलीपींस के 10 सबसे गरीब और हिंसा से भरे क्षेत्र डायनेस्टी पॉलिटिक्स के द्वारा ही रूल किए जाते हैं। फिलीपींस में करप्शन का सबसे बड़ा कारण भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स ही बताया जाता है और जिन क्षेत्रों पर फैमिली रूल चल रहा है वो क्षेत्र ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पा रहे हैं, ना रोजगार दे पा रहे हैं और ना ही क्राइम रोक पा रहे हैं। 2015 में ब्राजील में सिटी लेवल गवर्नमेंट्स पर एक स्टडी हुई जिसके अनुसार जिन स्थानों पर फैमिली रूल था उन्हें पैसा अधिक दिया जाता था, पर उनकी परफॉर्मेंस फिर भी उन क्षेत्रों से बेकार होती थी जहां फैमिली रूल नहीं था। पाकिस्तान में लगभग 52% चुने हुए कैंडिडेट्स डायनेस्ट हैं और पाकिस्तान का हाल आप स्वयं देख लीजिए। इंडोनेशिया में भी ऐसी ही रिपोर्ट्स हैं कि परिवारवाद वहां पर करप्शन का सबसे बड़ा कारण है। इस पूरी रिपोर्ट से क्लियर हो जाता है कि किस प्रकार गांव कस्बों के लेवल पर भी राजनीतिक परिवारवाद का कहर रहा है और इस राजनीति से भारत को कितना नुकसान हुआ है। टैलेंट का ब्लॉक होना केवल एक समस्या है जो स्पष्ट रूप से सभी को दिख जाती है, परंतु गरीबी, बैड गवर्नेंस, करप्शन सब राजनीतिक परिवारवाद के आने के पश्चात बढ़ता है जिस पर कोई बात नहीं करता। भारत में गांव, एमएलए, एमपी लेवल्स पर आपको हर पार्टी में परिवारवाद मिलेगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। उदाहरण के लिए बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हमीरपुर से चुनाव लड़ा करते थे। 2009 में ये सीट उनके बेटे को मिल गई। पर आज बड़े लेवल पर बीजेपी से परिवारवाद जो है वो गायब दिखता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे लोग सत्ता में आए हैं जो कभी सोचे नहीं जा सकते थे। कैसे संभव हुआ ये, वो आगे देखते हैं। परिवारवाद का मुद्दा कोई नया नहीं है। वर्षों से इस मुद्दे के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं और उसे जस्टिफाई किया गया है। जैसे शीला दीक्षित ने एक समय कहा था कि यदि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं तो पॉलिटिशियन के बच्चे पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते। यही बात फिर आगे चलकर सोनिया गांधी ने भी कही थी। लेकिन इस उत्तर में इतना बड़ा फ्लॉ है कि डॉक्टर के बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए नीट क्लियर करना होगा, फिर उसे मेडिकल कॉलेज से उत्तीर्ण होना होगा, तब जाकर वो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। और क्या बिहार के 9वीं फेल परिवारवादी राजनेता ने कोई परीक्षा दी धरातल पर पार्टी की सर्वोच्च पद को प्राप्त करने के लिए? परिवारवाद को जस्टिफाई सुखबीर सिंह बादल ने भी किया और कहा कि परिवारवाद का अर्थ क्रेडिबिलिटी है। आप मर्सिडीज इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी है, किसी नए ब्रांड को आप नहीं खरीदेंगे। पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मर्सिडीज की सेम गाड़ियां सेम परफॉर्म करेंगी आइडियल कंडीशंस में, और यदि नहीं करेंगी तो मर्सिडीज उनकी जिम्मेवारी लेगी। किंतु बाप और बेटा सेम परफॉर्म करें, सेम सोच रखें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। राहुल गांधी से भी परिवारवाद के बारे में कुछ प्रश्न पूछा गया तो राहुल बोले भारत में तो ऐसा ही होता है, बड़ी सारी पार्टीज है जिनमें परिवारवाद है। उन्होंने फिर इसके लिए अभिषेक बच्चन और अंबानी का एग्जाम्पल भी दे दिया। पर इस आर्ग्यूमेंट में ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अभिषेक बच्चन यदि कोई फिल्म बनाता है तो उससे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पॉलिटिशियन मात्र एक डिसीजन ले ले तो उससे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। और अंबानी की कंपनी है, क्या कांग्रेस पार्टी भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? जब परिवारवाद पर डिबेट इतनी बढ़ गई कि वो बॉलीवुड के अंदर तक घुस गए और पूरा देश नेपोटिज्म पर बात करने लगा, तब अखिलेश यादव ने इस परिवारवाद से लड़ने के लिए एक बढ़िया उपाय दिया। उपाय था डिंपल यादव को 2019 के चुनाव में ना खड़ा करने का आइडिया। बस ऐसे ही परिवारवाद का उत्तर प्रदेश में समापन हो गया। और इस सब के विपरीत
नरेंद्र मोदी ने इस सब्जेक्ट पर हमेशा से ही एक कड़ा रुख रखा है। सरकार की व्यवस्था अपनी जगह पे, इनकी परिवार की व्यवस्था पैरेलल चलती है। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा। न केवल चुनावी रैलियों में अपितु संसद तक में मोदी जी परिवारवाद पर कटाक्ष करते पाए गए हैं। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं। और मोदी जी के मंत्री बढ़ चढ़कर कहते हैं कि मोदी जी ने परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण इन 3 असुरों का अंत कर दिया है। परंतु विपक्ष का कहना है कि भाजपा भी परिवारवाद में पीछे नहीं है। And you will find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasties. भाजपा के 303 एमपी लोकसभा में थे और 85 राज्यसभा में, और इसमें से 45 यानी 11% एमपी डायनेस्ट थे। और इस डेटा को यदि 1999 से देखें तो बहुत अधिक अंतर नहीं दिखता है कांग्रेस और भाजपा में। ये स्क्रीन पर जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये आपको वही दर्शाता है। लेकिन इन 2 पार्टीज के बीच में एक अंतर है जो कि शशि थरूर ने बताया। But my guess is from the Congress party it's bound to be either Mr. Kharge, who will then be the first Dalit Prime Minister of India, or Rahul Gandhi, since in very many ways it's a family-run party. और यह तो स्पष्ट है कि बीजेपी एक फैमिली रन पार्टी नहीं है, जबकि कांग्रेस है, ऐसा उसके लोग ही मानते हैं। दूसरा, बीजेपी में एमपी की टिकट भले ही कुछ डायनेस्ट को मिली हो, परंतु मिनिस्ट्री वो नहीं मिली। इनिशियली 2014 में तो अनुराग ठाकुर को भी मिनिस्ट्री नहीं मिली थी, बाद में अनुराग ठाकुर को पद दिया गया। लेकिन पार्टी किसी की बपौती नहीं है और एक कार्यकर्ता उठकर शीर्ष तक पहुंच सकता है, जो कि कांग्रेस में थोड़ा मुश्किल दिखता है। 1987 में मोदी जी पहली बार एक तरह से अपनी एक पहचान बनाते। 87 में म्युनिसिपल इलेक्शन होता है अहमदाबाद में, और वो क्या करते, हर गली नुक्कड़ में जाकर पोस्टर्स देख रहे हैं कि पोस्टर लगे हुए हैं कि नहीं सब बीजेपी कैंडिडेट्स के। और भाजपा में ना इस प्रकार के एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों, या राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव हों, सभी ऐसे ही शीर्ष तक पहुंचे हैं। पर कांग्रेस पार्टी से प्रश्न ये आता है कि यदि राजीव गांधी का निधन ना हुआ होता और राहुल गांधी उस समय छोटे नहीं होते और सोनिया गांधी ने पॉलिटिक्स में घुसने से मना ना किया होता, तो क्या पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन पाते? और 1997 में सोनिया गांधी ने पॉलिटिक्स में आने के लिए जैसे ही हाँ भरी, तो 1998 में वो सीधी पार्टी की प्रेसिडेंट बन गई, और फिर 2004 में वो सीधा पीएम उम्मीदवार थी। यदि सोनिया गांधी के नाम पर इतना विवाद ना हुआ होता, तो क्या मनमोहन सिंह जी वो प्रधानमंत्री बन पाते? अंतर बस यही छोटा सा है। लेकिन इस परिवारवाद की राजनीति का भविष्य क्या है, वो आगे देखते हैं। देखिए, राजनीति में परिवारवाद का अर्थ ये नहीं है कि राजनेता का बेटा राजनेता बन ही नहीं सकता। यदि ग्रास रूट से आरंभ किया जाए तो सभी को अधिकार है, परंतु यदि पीएम का बेटा सीधा पीएम और सरपंच का बेटा सीधा सरपंच बन रहा है, वहां पर दिक्कत है। कुछ पॉलिटिशियंस इसका उत्तर देते हैं कि भाई बिजनेसमैन भी तो अपनी कंपनी जो है अपने बेटे को देकर जाता है, तो उसके लिए नितिन गडकरी जी का ये उत्तर सुनिए। वो जैसे मैं पोस्टर लगाता था, काली दीवार पर चूना लगाता था, वहां से काम करे, उनको अधिकार है पॉलिटिक्स में आने का, पर मेरे नाम का एडवांटेज लेकर सीधे टॉप पोस्ट पे, वो टॉप पोस्ट पे नहीं है। पॉलिटिशियन पब्लिक लाइफ में है, जिसका सीधा असर देश के लोगों पर पड़ता है। डॉक्टर के बेटे को अपने पिता की डिग्री का फायदा नहीं मिलता, उसे स्वयं एग्जाम पास करना होता है। तो एक पॉलिटिशियन के बेटे को यह अधिकार क्यों होना चाहिए? एक डॉक्टर का निर्णय एक बार में एक जीवन को बचाता है या समाप्त करता है, परंतु एक राजनेता का एक निर्णय असंख्य लोगों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये लोग देश के वो लोग होते हैं जिनके समक्ष यूरोप में सर्दियां बिताने वाला एक युवराज हर चुनाव में औचक रूप से प्रकट होता है, अपने पिता का नाम लेकर उसे भी चुनने के लिए कहता है, और अपने परदादा के द्वारा झेली गई 12 दिन की सख्त जेल को अपनी उपलब्धियों की पोटली में रखकर स्वयं को भारत के सर्वोच्च पद का स्वामी मानता है। ये लोग भी भोले भाले होते हैं, बहक जाते हैं, परंतु आज यही लोग ऐसे युवराजों को अपनी लोकसभा से भगा रहे हैं। यही लोग रानी को राज्यसभा में जाने के लिए
लिए बाध्य कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी में पीएम का बेटा पीएम या सीएम का बेटा सीधा सीएम नहीं बन रहा है, पर बीजेपी आज 2024 का चुनाव अजीत पवार और जयंत चौधरी के साथ मिलकर लड़ रही है। दोनों उसी परिवारवाद की राजनीति से आते हैं, जहां पार्टी का सर्वोच्च पद परिवार के लिए आरक्षित है। और यहां से स्पष्ट हो जाता है कि अभी कुछ समय तक भारत से परिवारवाद की यह राजनीति कहीं नहीं जाने वाली। पर एक चीज होती अवश्य दिख रही है। एक समय मुलायम सिंह खुलकर कहते थे कि मुस्लिम वोट बैंक हमारे पास है। दूसरी पार्टी में रह करके भी मुसलमान हमारी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता है। पर आज अखिलेश यादव ऐसा नहीं कह पा रहे हैं। MY था हमारा महिलाएं और यूथ। अच्छा तो क्योंकि मैंने आप जब पॉलिटिक्स में आए ना अखिलेश जी, उससे बहुत पहले से मैं पत्रकारिता में आ गई थी और पॉलिटिक्स कवर कर रही थी, तो कम से कम ये वाला गुलाब जामुन यहाँ मत फेंकिए। भारत में राजनीतिक परिवारवाद और अपीजमेंट समाप्त हो रहा है ऐसा तो नहीं लगता, पर यह कम हो रहा है इतना अवश्य है। पर राजनीति में परिवारवाद वो जहर है जो देश को भ्रष्ट, गरीब और कमजोर रखता है, इसलिए इससे निकलना आवश्यक है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना छोड़ें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहा है जो दूसरा वीडियो है, इसको अवश्य देखें, जो आपको बताएगा अन्नामलाई क्यों भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।